आप सभी का एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए क्लेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, क्योंकि अमेरिका की उनकी यात्रा अब पूरी हो चुकी है और इस यात्रा में क्या कुछ खास रहा है और कितनी सफल रही है प्रधानमंत्री की ये यात्रा, जानेंगे अगले 1 घंटे में। और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। सुप्रभात कृतिका, नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की बड़ी गतिविधियों पर हमारी नजर रहने वाली है, जिसमें अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे जुड़ी तमाम खबरें तो आपको देंगे ही, साथ ही जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जो है वो कल है। और साथ ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं, चुनाव प्रचार इस समय तेजी पकड़ चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए भी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों पर नजर डाल लेते हैं और शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे में दिखा भारतीयता का मूल भाव। पीएम ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से हुई मुलाकात। यूक्रेन ने भारत के शांति प्रयासों को सराहा। पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी की द्विपक्षीय वार्ता। इजरायल ने लेबनान पर तेज किए हमले। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को बनाया निशाना। करीब 500 लोगों की मौत, 1600 से अधिक घायल। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर किया जवाबी हमला। बीजेपी की महाराष्ट्र में चुनावी तैयारी तेज। अमित शाह आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर। नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर में आखिरी दौर के मतदान के लिए बीजेपी नेता नितिन गडकरी की आज कठुआ, उधमपुर और जम्मू में होगी धुआंधार रैली। श्रीनगर में राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस का प्रचार। हरियाणा में भी सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की थी रद्द। और खेल की खबरों में शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक स्वर्ण जीतने के बाद स्वदेश लौटी भारतीय टीम। प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू का चेन्नई एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़े खबरों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो चुका है और विदेश मंत्रालय ने उनकी इस 3 दिन की यात्रा को काफी सफल बताया है। और अपने सारे आधिकारिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न करने के बाद पीएम मोदी अब आज सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो चुका है। सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं और बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण ये दौरा रहा, क्योंकि क्वाड समिट से लेके कई द्विपक्षीय वार्ता से लेके, जिसमें प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीसी के साथ और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। और साथ ही साथ ये यात्रा अपने कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
21 से 23 सितंबर तक प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर चर्चा की और 1 महीने के अंदर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात रही है। यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी सराहा है। Earlier as well, questions about these specifics. There are obviously discussions going on in multiple forums around the world. You have various processes that are underway, various formats that have seen that we have seen, and we've been involved in some of those, where the idea has been to try and see if there is something around which a consensus can develop. As a result of the Prime Minister's visit to Kiev, you are following the developments since then, where the Prime Minister subsequently has been in touch with President Putin in Russia, with President Biden here in the US. Our National Security Advisor visited Russia also recently. So there are a number of conversations that are going on. The attempt in all of these is to try and move towards some specifics. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से भी मुलाकात की। न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम मैत्री के पूर्ण आयामों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से कहा कि भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से निकालकर दिखा दिया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वैश्विक समृद्धि का भारत का विजन रखा और कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताया। पीएम ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक सेतु होनी चाहिए, अवरोध नहीं। पीएम ने यह भी जोर देकर कहा कि भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार पर भी बल दिया। ये भी कहा कि मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के दौरान या मैदान में नहीं। Success of humanity lies in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। और वहीं विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा को बेहद सफल बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही है। विदेश सचिव ने साथ ही ये जानकारी दी कि आज के युग में तकनीक ही विकास की मुख्य ड्राइव फोर्स है। Extent of involvement that all of these companies already have in India.
the degree to which they are enthused by the prospects in India, the policy environment in India, and their plans to continue to grow in India and grow with India for themselves and for the rest of the world. And I think that's what was really a feature of the remarks of practically every one of the CEOs, of how excited they are for their own businesses in India, especially at this moment in time when things like AI and quantum computing are changing the world as we know it. संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक पर चर्चा हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर उन्होंने उत्सुकता भी दिखाई। The entire UN membership, through the Pact of the Future that was adopted this morning, has agreed on a pathway to transform global governance, and it is expected that this will provide some momentum to the processes that are already underway in many of these areas within the UN system. Prime Minister therefore highlighted in his remarks, which you would have seen, that in order to stay relevant, the multilateral system has to reform. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उनका जो अमेरिका का ये दौरा है वो खत्म हो चुका है और स्वदेश वापसी के लिए वो वहां से रवाना हो चुके हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता निखिल सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कवर वहां से जिन्होंने किया है। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जब समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया तो इस दौरान कई बातों का जिक्र उन्होंने किया, आतंकवाद का जिक्र वो करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि 250 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है भारत ने। जी, निश्चित तौर पर दरअसल देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो खरी खरी बात कही और बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ह्यूमैनिटी जो है, जब हम ग्लोबल गुड की बात करते हैं तो वो जो अप्रोच है वो मानवतावादी होनी चाहिए। इसमें कहने का तात्पर्य ये था कि किसी तरह से कॉमर्शलाइज या केवल अपने हितों को देखने से काम नहीं बने। फिर दूसरी बात, जैसा आपने जिक्र किया कि 250 मिलियन यानी 25 करोड़ लोगों को भारत गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुका है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल, ये प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। यानी जिन लोगों को लगता था कि सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो दूरगामी है और शायद उन तक पहुंच पाना मुश्किल होगा, वो ऐसा नहीं। तो एक साफ तौर पर बात उन्होंने ये भी कही, उन्होंने जिस तरह से आपने कहा कि आतंकवाद समेत तमाम जो तकनीक के साथ में दिक्कतें आ रही हैं, तकनीक के जरिए जो दिक्कतें की जा रही हैं, चाहे वो AI का दुरुपयोग हो या दूसरी चीजें हो, उसका तो जिक्र उन्होंने किया ही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें भी जो गुड प्रैक्टिसेस रही हैं इसको भी हम दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। किस तरह से 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, उन गुड प्रैक्टिसेस को, उन नीतियों को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। तो आप ये भी समझिए कि भारत न सिर्फ सुझाव दे रहा था कि किस तरह से एक बेहतर भविष्य बनाया जाए, बल्कि दुनिया को कुछ देने के लिए भी तैयार था कि आप हमारे डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम आपके साथ शेयर करने के साथ दुनिया से शेयर करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से हमने 25 करोड़, गरीबी का कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है और पूरी दुनिया में किस तरह से इसके एक बदलते हुए बड़े मायने, तो भारत ये बता रहा है कि 25 करोड़ लोगों को हमने, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, उसमें भी हमने क्या पॉलिसीज अपनाई हैं, इसको हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो जब कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह मत से, वचन से, कर्म से दुनिया के लिए कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए हम तत्पर हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का इस संदेश ये भी निहित था आज के जो संभाषण रहा कल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी निखिल, देखा जाए तो प्रधानमंत्री की अमेरिका जो दौरा रहा, यात्रा रही, कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। अगर 5 बड़े टेकअवेज की बात करें, 5 मुख्य बातों की बात करें, फिर चाहे वो कोर्ट से लेकर द्विपक्षीय वार्ता हो या फिर भारत नीति की बात नहीं, विश्व नीति, वैश्विक समृद्धि की बात हो, तो कौन सी ऐसी 5 बड़ी बातें भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हुई रही? अगर इसमें रेटिंग देनी होगी तो शायद इसको आप या दर्शक डिसाइड करेंगे, लेकिन
बड़ी बातों की अगर बात करें तो उसमें जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से ये इस यात्रा की शुरुआत हुई, आप उससे देखिए। भारत और अमेरिका के बीच में जब दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, बेहद महत्वपूर्ण थी। रणनीतिक साझेदारी जो भारत और उनके बीच में है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, 50 से ज्यादा डायलॉग के मैकेनिज्म के जो चैनल्स हैं, अलग जो सिस्टम पूरा बना हुआ है, वो इंडिया और अमेरिका के बीच में है। और इस तरह से ये भी रहा कि दिस फ्रेंडशिप विल थ्राइव फर्दर, और किस तरह से इसको और मजबूत किया जाए, किस तरह से इसमें और आगे बढ़ा जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत क्वाड के दूसरे नेताओं का अपने गृह नगर में स्वागत किया राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये एक बड़ा टेक अवे रहा। भारत और अमेरिका के बीच में जो संवाद हुआ दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच में, वो एक बड़ा अच्छा रहा। उसके अलावा जो क्वाड की बैठक रही, वो बहुत सार्थक, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छी, और जिस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर के तमाम चीजों पर ठोस पहल की गई है, वो एक बड़ी पहल कही जा सकती है। और प्रधानमंत्री ने उसमें एक संदेश और भी दिया दुनिया को, खासतौर पर ऐसे लोग जिनको लगता है कि क्वाड एक मिलिट्री एक्सरसाइज, एक मिलिट्री ग्रुपिंग है, और ये दुनिया के लिए उन देश किसी को थ्रेट महसूस हो सकता है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विकास का जोड़ है और इसको किसी को इसे थ्रेट नहीं लेना चाहिए। तो क्वाड नंबर 1 अमेरिका के साथ शानदार मीटिंग, द्विपक्षीय मीटिंग। दूसरी क्वाड भारतवंशियों को जिस तरह से उन्होंने उनके दिल को छुआ, आप समझिए कि वो प्रधानमंत्री भी स्वयं कहते रहे हैं कि ये जो है एक जीवन सेतु है। दोनों देशों के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको एक डिवीजन, उनके साथ में एक जो उनका संबोधन था, वो भी शानदार था। उसके अलावा जो टेक सीईओज की मीटिंग, वो बहुत अच्छी रही, और उसमें बहुत सारे टेकअवेज, अगर उस सीईओज की मीटिंग की बात की जाए तो उसमें से भी तमाम की बातें रही। तो ये सारे टेकअवेज भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। तो भारत और अमेरिका के बीच नया अध्याय कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है, और ये देखने को मिला जब भारत अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक पटल से दिखा दिया कि भारत किस ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को शांति का भी संदेश दिया। निखिल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे से जुड़ी खबरें। और खबरों का सिलसिला नया सवेरा में यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक है। अब बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बैठक में
सर्दी के आगामी मौसम को देखते हुए विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मुद्दे के समाधान में हितधारकों की तत्परता का आकलन किया गया। इस बैठक में धान की पराली जलाने, वाहन उत्सर्जन, सड़क और निर्माण धूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और डीजल जनरेटर सेट सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए जारी प्रयासों के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। डॉक्टर मिश्रा ने सर्दी के महीनों के दौरान बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के सख्त और समय पर कार्यान्वयन के गंभीर महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर मिश्रा ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को अपनी कार्य योजनाओं की प्रतिबद्धता के अनुरूप पराली जलाने की प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से कार्य योजनाओं की सख्ती से निगरानी करने और उन्हें लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने साथ ही धान के भूसे के आर्थिक उपयोग को बढ़ाने के लिए CRM मशीनों के पूर्ण उपयोग, एक्स सिटू प्रबंधन के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और ब्रिकेटिंग एंड प्लेटिंग कार्यों में छोटे उद्योगों का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इस दौरान उचित दंड और रिकॉर्ड प्रविष्टियों के साथ उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाइयों पर भी प्रकाश डाला गया। प्रधान सचिव PK मिश्रा ने एनसीआर क्षेत्र के राज्यों के मुख्य सचिवों से क्षेत्र में अपनी ई-बस सेवाएं बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के महत्व पर भी जोर दिया। साथ ही इस बैठक के दौरान पटाखों से प्रदूषण के संदर्भ में राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। वहीं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बायोमास के संग्रह में तेजी लाने और संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का भी आग्रह किया गया है। इस बैठक में कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन, दिल्ली पुलिस आयुक्त और पर्यावरण, कृषि, बिजली, पेट्रोलियम, सड़क परिवहन, आवासन और शहरी कार्य और पशुपालन मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य सचिव और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और आगे बढ़ते अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनावी तैयारियों की। जी हां, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अब महाराष्ट्र की सियासत की नब्ज टटोलने निकल रहे हैं। बिल्कुल, आज से अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे, जहां वो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। और एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी दल लगातार बैठकें कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महायुति गठबंधन ने भी अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्य के चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान अमित शाह नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और नासिक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे और आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अमित शाह अपने दौरे के दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही बातचीत भी करेंगे। और खबरों का सिलसिला DD न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे जम्मू विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शिवबाही यहाँ के रगों में बहे, महाराष्ट्र टूरिज्म,
ब्रेक के बाद आपका नया सवेरा में स्वागत। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी में मतदान कर्मी वोटिंग मशीन के साथ अपने मतदान स्थलों के लिए रवाना भी हो चुके हैं। साथ ही गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले रियासी जिले में कल मतदान होना है। वहीं हिंसक विद्रोह में से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदान अधिकारियों का नदियों और पहाड़ों को पार करने के मतदान स्थल तक पहुंचने का क्रम भी जारी है। तो कल जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव होने और 26 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं और चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तैयारी भी अब आखिरी दौर पर पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा चुनाव का ये दूसरा चरण है। पहला चरण पहले ही 18 सितंबर को पूरा हो चुका है और अब 25 तारीख यानी कि कल दूसरे चरण का चुनाव है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तैयारियां अब आखिरी दौर में है। वहीं 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के मतदान से पहले सियासी दलों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर की चुनावी सरगर्मी को और बढ़ाएंगे। जहां नितिन गडकरी आज बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में एक के बाद एक 3 रैलियां संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उनकी पहली सभा 12:30 बजे कठुआ के बसोहली में होगी, तो वहीं दूसरी रैली उनकी उधमपुर के चैनानी में 2:30 बजे होगी और इसके बाद नितिन गडकरी शाम 4 बजे जम्मू के विजयपुर में तीसरी रैली करते हुए नजर आएंगे। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज श्रीनगर में फिर से प्रचार अभियान की कमान थामते हुए नजर आएंगे। इससे पहले कल भी पुंछ और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इसे राज्य का दर्जा जरूर दिलवाएंगे, राहुल गांधी ने कहा। और इसके अलावा राहुल गांधी ने मतदाताओं से अपने घोषणा पत्र में किए गए तमाम वायदों को गिनवाया। 90 विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव के नतीजे आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को आएंगे। तो तीसरे चरण के चुनाव के लिए भी जम्मू कश्मीर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, प्रचार जोरों पर है और सभी राजनीतिक दल इस समय पूरी ताकत झोंक रहे हैं चुनाव प्रचार को और तेजी लाने के लिए। साथ ही साथ अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदों को भी जनता के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इन वायदों को वो पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो रमा त्यागी जुड़ रही हैं हमारे साथ श्रीनगर से। रमा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहें, दूसरे चरण के मतदान की चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर किस तरीके की तैयारियां करी जा रही हैं दूसरे चरण के मतदान के लिए? और 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जम्मू की कितनी सीटें हैं और कश्मीर की कितनी सीटें और कौन सी ऐसी हॉट सीटें हैं दूसरे चरण के मतदान के लिए? देखिए, अगर बात करते हैं दूसरे चरण के मतदान के लिए 26 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं और कहा जाता है कि जो सत्ता की चाबी है इन्हीं सीटों से होकर गुजरती है। अगर यहाँ वैली की बात करते हैं तो यहाँ से 15 सीटें हैं। श्रीनगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो चुनावी लड़ाई है बेहद कड़ी है। चुनाव आयोग के इंतजामों की आपने बात कही है, तो चुनाव आयोग जो है हर उस इलाके में जा रहा है जहां पर कि मतदाता हैं, चाहे कम मतदाता हैं चाहे ज़्यादा मतदाता हैं। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि कोई भी जो मतदाता है वो अपने मताधिकार से छूटे नहीं। काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ी हैं, दुर्गम हैं। अगर हम इस चरण की बात करते हैं, विशेषकर अगर हम जम्मू संभाग की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है कई इलाके ऐसे हैं जो दुर्गम इलाके हैं। वहाँ पर भी जो है कई दिनों पहले ही जो चुनाव आयोग की टीमें हैं वो पहुँच रही हैं। इससे पहले जो लगातार प्रचार जो अवेयरनेस कैंपेन है चुनाव आयोग की, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही है और कोने कोने तक जो चुनाव आयोग की टीम है वो पहुंची है। तो किस तरह से फ्री एंड फेयर पोल हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से सतर्क है। तमाम इंतजाम है, सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर
बुरी हैं। अगर चुनावी लड़ाई की बात करते हैं तो चुनावी लड़ाई जो है वो इस बार बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार जो है पिछली बार की तरह आमने सामने की लड़ाई किसी भी दल के बीच में नहीं है। कई जो है नई पार्टी यहाँ पर आई हैं, निर्दलीय हैं, वो जो है वो नए समीकरण बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतिष्ठा जो है दिग्गजों की दांव पर लगी हुई है। अगर हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ जो उम्मीदवार हैं। जो बीजेपी है वो इन 26 सीटों में से 17 सीटों पर जो है चुनौती पेश कर रही है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 सीटों पर चुनौती पेश कर रही है और पीडीपी जो है वो 25 सीटों पर जो है वो किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा अन्य दल भी हैं। अगर प्रमुख चेहरों की बात करते हैं तो उमर अब्दुल्ला हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 2 सीटों से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़गाम और गांदरबल की सीट है, बड़गाम की बीरवा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा नौशहरा से रविंदर रैना जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम जम्मू संभाग की बात करते हैं, कश्मीर की ही हम बात करें, घाटी की बात, तो अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी हैं, उनकी किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने कई उम्मीदवार इस बार उतारे हैं। एजाज हुसैन हैं जो 4 बार के डीडीसी हैं। इसके अलावा वो लालचौक जो नई सीट बनी है उससे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अशोक भट्ट हैं, वो हब्बा कदल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है, कड़ी चुनावी लड़ाई का वो सामना कर रहे हैं। तो अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। मुद्दों की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्योंकि मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को ही प्रमुख एक मुद्दा बनाया हुआ है। स्टेट मूव की बात सभी पार्टी ने की है और बीजेपी से सवाल किया। बीजेपी ने भी, प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर आकर कहा कि जो राज्य का दर्जा है वो बहाल किया जाएगा। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 370 का मुद्दा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस जो उसकी सहयोगी है वो 370 पे कुछ नहीं बोलती है, वो उसे टाल देती है। इसके अलावा बीजेपी जो है वो राज्य में शांति, स्थिरता, विकास जो है उसका दावा कर रही है। इसके अलावा जो अन्य दल हैं वो भी कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों में जो परिवारवादी पार्टी है, क्योंकि जो अपनी पार्टी है वो लगातार ये कह रही है कि परिवारवादी पार्टियों ने जो है यहाँ पर बड़ा नुकसान किया है, वो भी इन्हीं दलों से निकल कर आए हैं। तो ये अपने आप में ये जो तमाम मुद्दे हैं और ये जो रस्साकशी है दलों की आपस में, ये अपने आप में इस चुनावी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना रही है। तो बेहद दिलचस्प होने वाला है दूसरे चरण का मतदान, क्योंकि सत्ता की चाबी इसी चरण के मतदान से कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। और अहम मुद्दों के बारे में तो आपने बात की, साथ ही साथ तीसरे चरण के चुनाव के मतदान की तैयारियां भी अब जोर पकड़ चुकी हैं रमा, और राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल रमा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और नया समय में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये तो बात रही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों की। एक छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले बताया कि अब बात हरियाणा की होगी, जहां हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। हरियाणा के रण को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अमित शाह समेत तमाम स्टार प्रचारक यहां ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल टोहाना और जगाधरी में जनसभाएं की। वहीं हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की परेशानियां कम होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि जहां अपनी उपेक्षा से नाराज कुमारी शैलजा ने अब तक चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी थी, अब उनकी नाराजगी दूर होती हुई नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुमारी शैलजा 26 तारीख से हरियाणा में चुनावी अभियान
शुरू कर सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कुमारी शैलजा की नाराजगी से भूपेंद्र हुड्डा ने इनकार किया था। अभी तक हरियाणा चुनाव से दूरी बनाने वाले राहुल गांधी भी 26 सितंबर से ही चुनावी प्रचार भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद में 8 अक्टूबर को मतगणना के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ जनता को लुभाने के साथ अपने वायदों के साथ सामने आ रहे हैं। और सोनीपत से जुड़ चुके हैं हमारे साथ नीरज सिंह। नीरज, आप लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवर करते आ रहे हैं। क्या कुमारी शैलजा पर सिर मुटव्वल खत्म हो गया है? अब कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने मनवा लिया है, क्योंकि हरियाणा में दलित वोट जो है बेहद ही अहम भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ भाजपा से लेके बीएसपी तक इस समय कुमारी शैलजा का दलित होना अपने स्वाभिमान के साथ भी जोड़ रही है, हरियाणा के स्वाभिमान के साथ भी जोड़ रही है। तो क्या पूरा मामला चल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, 20% से ज्यादा दलित वोट है पूरे हरियाणा के अंदर। और इसके साथ साथ ही 21 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे प्रभावित करती हैं दलित वोटरों के द्वारा। यही कारण है कि आप देखें कि कांग्रेस जो आला कमान है वो लगातार इसमें पहल करता रहा और आखिरकार कुमारी शैलजा को इन्होंने मना लिया। जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार कुमारी शैलजा ने कहा है कि वो 26 तारीख को नरवाना से एक बड़ी जो चुनावी सभा है वो शुरू कर सकती हैं। और सुनने में यह भी आ रहा है कि कुमारी शैलजा राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने दोनों गुट, चाहे हम हुड्डा गुट की बात करें या कुमारी शैलजा गुट की बात करें, दोनों को ही कह सकते हैं कि तालमेल के साथ आगे बढ़ना कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। क्योंकि राहुल गांधी जहां कुमारी शैलजा के उम्मीदवार हैं, जो उनके पसंद के उम्मीदवार हैं नरवाना में, वहां चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा हुड्डा ग्रुप के भी जो समर्थक हैं आसंद में, वहां पर भी एक चुनावी सभा है राहुल गांधी कर सकते हैं। ऐसी जो जानकारियां वो निकल कर आई हैं। हालांकि कह सकते हैं कि काफी समय हो गया, क्योंकि आप देखें चुनावी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ताबड़तोड़ कैंपेन कर रही है। अमित शाह है, इसके अलावा जेपी नड्डा है, तमाम मंत्री यहाँ पर बीजेपी स्टेट के प्रधान भी यहाँ पर आए। प्रधानमंत्री दूसरी बार पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री गोहान में एक बड़ी चुनावी उसको संबोधित ये इस तरह के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रधानमंत्री कैंपेन करेंगे। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने अभी राहुल गांधी आए नहीं है। कयास ही लग रहे हैं कि 26 तारीख को राहुल गांधी कुमारी शैलजा के साथ मंच शेयर करके या चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। बढ़ते आगे। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम इस समय रांची में है। टीम में 12 सदस्य हैं जो झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जायजा ले रहे हैं। पहले दिन राजनीतिक दलों की राय जानी गई और आज दूसरे दिन सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि झारखंड में निर्वाचन आयोग का ये दौरा है और इस दौरे के बाद में ही कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको बता दें कि इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग की टीम इस वक्त वहां का दौरा कर रही है। सभी लोगों से बात करी, तमाम जो राजनीतिक दल वहां पर है उनसे भी मुलाकात की जा रही है, साथ ही पुलिस से भी बात की जा रही है, वहां की व्यवस्था किस तरीके से होंगी, इन तमाम चीजों को लेकर वहां पर बैठक भी है आज। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगुवाई में पहुंची टीम ने पहले दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, विभिन्न एजेंसियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के टीम के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी तैयारियों का आकलन किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में सोमवार को पहले दिन रांची में मैराथन बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय से आयोग को अवगत कराया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने बताया कि पार्टी ने आयोग को बांग्लादेशी घुसपैठ की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। इसके अलावा चुनाव की तारीखों को तय करते समय पर्व त्योहारों का ख्याल रखने और कम अंतराल में मतदान कराने की मांग की है। अनेक बूथ ऐसे जिसका हम लोगों ने रिसर्च किया इस राज्य के अंदर, तो 123% मतदाता बढ़ रहे हैं। 100% से अधिक
मतदाता में जो प्रत्याशी वृद्धि हो रही है, हजारों की संख्या में ऐसे लोग, तो हमने जांच करने के लिए कहा है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि उन्होंने आयोग को राज्य स्थापना दिवस के बाद कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। फाउंडेशन डे, ये सभी चीजें हैं, उसके बाद भी उसको प्लान किया। दूसरा कि हमारे राज्य का दृष्टिकोण है ज्यादातर इलाके आर्थिक दृष्टि अच्छा दिखे, उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट। वहीं कांग्रेस पार्टी के विनय सिन्हा दीपू ने चुनाव आयोग से राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने का आग्रह किया। इलेक्शन हो, एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है, उसको देखते हुए उन सब के बाद में इलेक्शन हो। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर काफी समय से राज्य में तैयारियां की जा रही है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब भारत निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे के बाद चुनाव तारीखों के ऐलान पर सबों की नजर है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जहां चीफ जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 10 सितंबर को ये सुनवाई टाल दी थी। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। इन्हें 2016 में नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कर्मचारियों को 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी में 12% ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए थे। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने 33 याचिकाएं दायर की गई थी। आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं में बंगाल की सरकार की याचिका भी शामिल है। वहीं से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को सुनवाई में सभी नियुक्तियों को रद्द करना ना समझी बताया था और कहा था कि वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की जरूरत है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए नया सवेरा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सफर में। आगे बढ़ते हुए अब आ रही है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के बाद। संध्या, सुप्रभात, क्या है आपके पास आज अखबार के पिटारे से? सुप्रभात भावना और कृतिका। समाचार पत्रों की आज हेडलाइन बनी है संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और इस दौरान उन्होंने कहा कि सफलता सामूहिक शक्ति में, युद्ध क्षेत्र में नहीं। इसे आज जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है। अन्य अखबारों ने भी अलग अलग हेडलाइन के साथ इस खबर को प्रकाशित किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां एक और आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र संघर्ष के नए क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। एक और खबर की बात करते हैं जिसे नवभारत टाइम्स अखबार ने अपने देश पेज पर ली है। इसके अलावा बाकी अखबारों में भी आज हमें पहले पेज पर एक खबर देखने को मिली है। ये है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर। दरअसल संसद पॉक्सो एक्ट में बदलाव करे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द हटाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक मामले की सुनवाई के दौरान पॉक्सो एक्ट में बदलाव के कई सारे सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विक्टिम को सपोर्ट सर्विस दिया जाए, साथ ही पब्लिक कैंपेन चलाया जाए, और क्या कुछ प्रमुख बातें कही है वो आज खबर आज सभी अखबारों में देखने को मिली है। राष्ट्रीय सहारा अखबार ने एक खबर प्रकाशित की है जिसमें कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा होंगे रोजगार के नए मौके। जी हां, जैसे ही AI आया है तो लोगों को लग रहा है कि रोजगार शायद कम हो जाएंगे, लेकिन डेलॉइट दक्षिण एशिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा है कि कृत्रिम मेधा यानी कि AI के आने से निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में नई नौकरियां सृजित होंगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अतीत की तुलना में नई नौकरियां ज़्यादा सृजित होंगी।
अगली खबर की बात करते हैं। ये है तिरुपति बालाजी से जुड़ी हुई खबर। जी हां, जहां पर चर्बी युक्त घी आपूर्तिकर्ता का लाइसेंस अब रद्द हो सकता है। साथ ही साथ लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट का स्वतः संज्ञान ले न्यायालय, ये वीएचपी की तरफ से कहा गया। और सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी इस मामले को लेकर के दायर कर दी है। तो दैनिक जागरण अखबार ने अपने राष्ट्रीय जागरण पेज पर आज इस खबर को अलग अलग कॉलम के साथ प्रकाशित किया है। हरिभूमि अखबार ने व्यापार पेज पर एक खबर ली है जिसमें बताया है कि प्याज की कीमतें काबू रखने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक की बिक्री बढ़ा दी है और नेफेड की दुकानों से ये प्याज बेचा जाएगा। साथ ही जहां जहां कीमतें औसत से अधिक है उन शहरों पर पहले ध्यान देने की बात कही गई है। एक और खबर की बात करते हैं। यह है श्रीलंका से जुड़ी हुई। दरअसल मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने सोमवार को श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं लोकतंत्र को बचाने और नेताओं का सम्मान बहाल करने की दिशा में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। तो इस खबर को भी आज अखबारों ने स्थान दिया है। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं। यह है केंद्र सरकार की पहल से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, अब केंद्र सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है कि स्कूली छात्रों के प्रदर्शन की ऑनलाइन निगरानी होगी और इसकी वजह यह है कि जो ड्रॉप आउट हो रहा है उसको लेकर के छात्रों के एक से दूसरी जगह जाने पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका आकलन किया जाएगा और ताकि गुणवत्ता बेहतर हो सके और किस तरह से ये प्रयास आगे बढ़ाए जा सके। लड़कियों की लगातार कम उपस्थिति पर भी इस दौरान नज़र रखी जाएगी। आपको बता दें कि ये जो डेटा उपलब्ध होगा वो करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नेटवर्क के तहत इसको लाया जाएगा और साथ ही साथ इस तरह की पहल पर काम किया जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई आज के अखबारों में यह खास, अहम और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में और संक्षेप में हमारे दर्शकों के सामने परोसने के लिए। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इजरायली सेना ने 2006 के बाद लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 490 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने महासभा में भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सदस्य देशों से वीटो पावर को सुधारने और समाप्त करने का आह्वान किया। अर्जेंटीना के कार्डोबा प्रांत में आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है क्योंकि 10,000 हेक्टेयर में से अधिक क्षेत्र में ये आग प्रभावित है। कैपिला डेल मोटे के निवासियों ने पड़ोसी समुदायों से मदद की गुहार लगाई है, जिसमें हाइड्रेंट प्लेन, दमकल गाड़ियां और भोजन की मांग भी की गई है। उत्तर अमेरिका के मेक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने 43 लापता मेक्सिकन छात्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक सरकारी इमारत पर पटाखे फेंके गए। मेक्सिको 26 सितंबर को अयोतेजिनापा मामले में 10वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, जो 43 छात्र शिक्षकों के लापता होने से जुड़ी एक विश्व स्तर की घटना है। और इसी के साथ नए असर में बढ़ते आगे और अब रुक करते हैं खेल की खबरों का। 45वें चैंपियंस ओलंपियाड में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओपन और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। बिल्कुल, और इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत वापस लौटने पर चेन्नई में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया, जहां भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों का हिस्सा रहे भाई बहन आर प्रगनंदा और वैशाली रमेश बाबू का चेन्नई हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने कहा कि पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है और यह हम सभी के लिए बहुत गर्व का क्षण है। यह जीत शतरंज को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगी। This Olympiad, gold in both open and women's section. This is a very historical achievement, and there are not many teams which have won both at the same time, and we are winning for the first time. First time gold in
Golden Chess Olympiad, and we managed to do it at the same time, and it's a very proud moment for all of us. Last time in Chennai, we were very close to winning a gold medal, but the last two games, things didn't go in our favor, and we won a bronze medal in both sections. So this time we were more experienced because we all played in the last year's Olympiad, so we managed to use our experience and play our best, and we managed to get gold in a very dominating fashion. और वहीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने कहा कि वो स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनकर बेहद ही खुश हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण की तरह है। I'm very happy to be being part of the winning team in the Indian gold medal team in the Olympiad, which was held at Hungary. Both the teams have secured gold medal. It's like a historic moment. In the previous Chennai Olympiad, we were close to winning gold medal, but we missed out in the last match, and we secured bronze. It was really painful moment. I'm very happy that both the men and women team managed to deliver it this time. Women team lost one crucial match against Poland, and then we drew against US. It was very crucial that we win last two matches to secure gold. I'm very happy that the teammates also delivered it when needed, and it's an historical moment. जीत के बाद स्वदेश पहुंचे श्रीनाथ नारायण ने कहा कि भारत ने पहली बार ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। This is a historic achievement for the first time in offline Olympiad, which has a rich tradition going over 90 years, like the Olympics itself. I was the captain of the men's team, and as far as the men's team was concerned, it was a very smooth journey. We won 10 matches, we drew one, and we won by a margin of 4 match points. Spectacular performances by all individual players as well. Gukesh and Arjun in particular, they had historic performances, all-time best performances, and also very good support from Pragyananda, Vidit, and Hari Krishna. It was a complete team effort and a historic achievement. और अगर देखा जाए तो बॉलीवुड से भी इस वक्त एक अच्छी खबर है। दरअसल आपको बताते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में शादी की कहानी को बयां करती फिल्म लापता लेडीज को प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर में इसे बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में चुना गया है। फिल्म की इस उपलब्धि पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने खुशी व्यक्त की है। फिल्म में रवि किशन शानदार भूमिका और साथ ही थानेदार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। दबोच लिखा है। और इसी के साथ नया खबर में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं अब मौसम की। और इसी के साथ नया खबर है कि आज के इस अंक में अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ के जाएंगे राजस्थान स्थित आमेर किले की कुछ खास तस्वीरों के साथ।
जी हाँ, राजस्थान के आमेर किले की तस्वीरें जिसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, जो राजस्थान के शाही विरासत की झलकियां भी प्रस्तुत करती है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित आमेर का किला मध्यकाल का एक स्मारक है, अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। इसी के साथ मुझे कृतिका और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का